Assalamualaikum. I am Muhammad Riyaz, your biology teacher from Stars Academy, head office जोहर टाउन लाहौर। आज हमने बात करनी है किंगडम मोनेरा पे। याद रखिए, किंगडम मुल्क को कहते, सल्तनत को कहते, रियासत को कहते। ये मुल्क है मोनेरन्स का, इसीलिए तो इसे बोलते हैं क्या? किंगडम मोनेरा। तो प्यारे बच्चों, ये मोनेरा मोनो से लिया, मोनो वन को कहते, क्योंकि इसमें सारे ऑर्गेनिज्म वन सेल्ड होते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इसीलिए इस किंगडम का नाम रखा है मोनेरा। या एक और अंदाज से भी इसको याद कर रहे होते हैं, वो कैसे? किंगडम प्रोकैरियोटी, यानी इसमें जो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो प्रोकैरियोट्स। अब प्रो किसे कहते? प्रो बिफोर को कहते, कैरियो न्यूक्लियस को कहते। अ सेल दैट इज फॉर्म्ड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस की एवोल्यूशन नहीं हुई थी, ये सेल बन गया, इसीलिए इसे क्या कहते? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्यारे बच्चों, इन प्रोकैरियोट्स के हवाले से बात करेंगे और इस किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स के अंदर जिन टॉपिक्स की स्पेसिफिकेशन है उन पे फोकस करेंगे। यानी सबसे पहले आपको बात बतानी है साइज की, फिर इनकी शेप किस तरह की होती है, फिर हमने इस हवाले से बात करनी है। फिर सेलुलर स्ट्रक्चर्स इन प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से होते हैं, इस पे बात करेंगे। लास्ट में इम्पोर्टेंस और फिर कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया पे बात होगी। आइए सबसे पहले साइज के हवाले से बात करते हैं। मैं साइज में सबसे पहले जो रेंज होती है कि भाई साइज कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकता है, ये बता रहा हूँ। रेंज की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों, हम कहते हैं 0.1 to 600 माइक्रोमीटर, ये इनकी रेंज है बेटे। इस रेंज के अंदर आपको मिलेंगे। और इनमें जो स्मॉलेस्ट हैं वो एक जीनस है, उसका जो ग्रुप है उसे हम लोग कहते हैं माइकोप्लाज्मा। याद रखिए, माइको वैसे फंजाई को कहते, प्लाज्मा फ्लूइड को कहते। तो प्यारे बच्चों, ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और इनका जो साइज होता है वो कितना? 100 to 200 नैनोमीटर, बकिया के साथ माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट हैं इसलिए लिख दिया क्या? 100 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक ये होते हैं। जो लार्जेस्ट वायरस है उसका साइज मालूम क्या? और वो है कौन? पोक्स वायरस, और उसका साइज है 250 नैनोमीटर। आप देखिए, वायरसेस में से जो लार्जेस्ट है वो बैक्टीरिया में जो स्मॉलेस्ट हैं उनके बराबर हैं साइज के हवाले से। तो प्यारे बच्चों, जो लार्जेस्ट वायरस है वो कौन? पोक्स वायरस, 250 नैनोमीटर। और जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जीनस है माइकोप्लाज्मा, साइज देखिए 100 to 200 नैनोमीटर। फिर एक बहुत ही मशहूर है, उसे आप कहते हो इकोलाई। याद रखिए, सिंपली एस्करेशिया कोलाई को इकोलाई लिख दिया करते हैं। और जरा देख लीजिए, हम कहते हैं 1.1 to 1.5, लेकिन याद रखना कुछ बुक्स ने लिखा है 1.8 माइक्रोमीटर इन डायामीटर, और फिर 2 to 6 माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है। यानी प्यारे बच्चों, विड्थ के हवाले से, डायामीटर के हवाले से बात की जाए 1.1 to 1.5, या एक बुक ने लिखा है 1.8 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। और लॉन्ग कितने होते? 2 to 6 माइक्रोमीटर, लेकिन एक बुक 7 माइक्रोमीटर भी कह रही। तो आपने इन वैल्यूज से परेशान इसीलिए नहीं होना कि अगर एग्जाम में आ भी जाए तो जो इसके नियरेस्ट वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगी, या तो यही आंसर होगी, या जो इसके नियरेस्ट वैल्यू होती है वो आंसर होगी। बकिया वैल्यूज दूर दूर होंगी। जैसे
एक सवाल में पूछा गया कि बिल्ली की कितनी टांगें होती हैं। एक साहब ने कहा एक, एक ने कहा दो, एक ने कहा तीन और एक ने कहा 6। तो बेटे किसका आंसर ठीक हुआ? 3 वाले का। यानी जो सही आंसर के नियरेस्ट था उसको, उसके आंसर को ठीक मान लिया गया। तो यही बात आपको बतानी है। आपकी बुक के अंदर जो भी वैल्यूज हैं आपने उन्हें याद करना है, और अगर एग्जाम में आ भी जाए तो जो नियरेस्ट वैल्यू होगी उसको आंसर कर देंगे। लेकिन एक ऐसा बैक्टीरिया, उसकी वैल्यू तकरीबन सभी बुक में एक से लिखी है, और गालिब गुमान ये है कि अगर एमसीक्यू पूछें तो इस पर पूछें। और वो कौन है? वो है स्पाइरोकीट। स्पाइरो स्पाइरल शेप्ड को कहते, और कीटी कीटा, और सीटी सीटा ये क्या होती है? स्टिफ हेयर को कहते। थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल बैक्टीरिया स्पाइरोकीट उन्हें कहते। और प्यारे बच्चों, इनका जो साइज लिखा गया है 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ। फिर एक और बैक्टीरिया देखिए जो लार्जेस्ट है, उसे बोलते हैं इप्लोपिसियम। इप्लोपिसियम के हवाले से बात कीजिए तो ये 600 माइक्रोमीटर इन लेंथ है और 80 माइक्रोमीटर इन डायामीटर है। इसे आपने याद रखना है। फिर स्टेप्टोकोकाई की बात कीजिए या स्टेफलोकोकाई की बात कीजिए तो उनकी लेंथ नहीं बता सकते, तो एक सेल का जो डायामीटर है वो बता दिया करते कि 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर, इस तरह से बता दिया करते हैं। अब आइए, ये तो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ साइज। इसमें हमने सारी क्लासिफिकेशन ही पढ़नी। अब आइए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप की बेस पर अगर आप क्लासिफिकेशन की बात कीजिए तो हम लोग कहते मेजर इनकी 3 शेप्स ही होती हैं। 3 मेन शेप्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी कोई शेप नहीं होती है, बल्कि शेप के अंदर वेरिएशन होती है। जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक बैक्टीरिया है, वो हेलिकल से वो स्फेरिकल शेप्ड हो रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शेप्स के अंदर वेरिएशन आती हो और वो शेप को चेंज करते हों, मौसम की अदा है, ऐसे बदलते हैं बेटे, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। प्लियो मैनी को कहते, मॉर्फ शेप को कहते, तो मैनी शेप कंटेनिंग होते हैं, उन्हें प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया कहते। एग्जाम्पल में बता दिया, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, याद रखिएगा इसको। अब शेप के हवाले से बात कीजिए तो प्यारे बच्चों, हम कहते इनकी 3 मेजर शेप्स होती हैं, और वो जो 3 मेजर शेप्स हैं वो कौन कौन सी हैं उन्हें देख लीजिए। एक को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं कोकाई बैक्टीरिया, कोकस कह लीजिए। क्या है? कोकाई हैं। फिर आपको मिलेंगे कौन? बैसिलाई हैं। फिर आपको मिलते स्पाइरेलाई हैं। अब कोकस की एटमोलॉजी ग्रेन है, तो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें क्या कहते? कोकाई। और बैसिलस की एटमोलॉजी है वॉकिंग स्टिक, स्टिक शेप्ड, यानी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे तो क्या कहेंगे? बैसिलाई बोल देंगे। स्पाइरेलाई नेम से इंडिकेट होता है हेलिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। अब सबसे पहले आपको बात बतानी है कोकाई बैक्टीरिया की, सिंगुलर कोकस कह लीजिए। और प्यारे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट इन प्लेन्स हम इनकी क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। अब किस तरह से? अगर तो एक ही है तो उसकी तो क्या क्लासिफिकेशन होगी, लेकिन प्यारे बच्चों देख लीजिए, हम कहते अगर कोई स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया हो और प्यारे बच्चों वो 2 हो और 1 प्लेन में, उन्हें क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकाई बोल देंगे। डिप्लो 2 को कहते, कोकाई
स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को कहते। दो हो वन प्लेन में डिप्लोकोकाई कह देंगे। और प्यारे बच्चों, अगर तो मोर देन टू हो, वन प्लेन के अंदर आते हो, वन डायरेक्शन में आ रहे हो, तो उन्हें आप बोल देंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। याद रखिए, स्ट्रेप्टो की एटमोलॉजी चेन है, कोकाई स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया को कहते हैं। और फिर टेट्राड की बात करेंगे। सारसीना भी तो बताना है आपको। और फिर आखिर में स्टेफलोकोकाई की बात होगी। अब देख लीजिए कैसे कैसे होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर तो टू बैक्टीरिया वन प्लेन के अंदर हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? डिप्लोकोकाई। एक स्फेरिकल बैक्टीरिया वर्टिकल प्लेन से क्या हो जाएं? डिवाइड हो जाएं बेटे। तो एक से दो बैक्टीरिया और आपस में अटैच भी हैं, और वन प्लेन के अंदर, तो डिप्लोकोकाई बोल दीजिए। स्ट्रेप्टो चेन को कहते। अगर तो मोर देन वन स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया एक प्लेन में आ जाएं तो इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकोकाई। इसीलिए तो प्यारे बच्चों, जब साइज की बात की है तो स्ट्रेप्टोकोकाई की लेंथ नहीं बताई आपको, क्योंकि नंबर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन हो सकती है, लेंथ वेरिएशन हो सकती है। इसीलिए एक बैक्टीरिया का जो एवरेज डायामीटर है वो बता दिया करते कि 1.75 टू यानी 0.75 टू 1.25 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। टेट्रा 4 को कहते। तो याद रखिए, हम कहते हैं 4 बैक्टीरिया इन 2 प्लेन्स, इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? टेट्राड बैक्टीरिया। सारसीना की एटमोलॉजी बंडल है। अगर तो प्यारे बच्चों 8 बैक्टीरिया, ये तो स्क्वायर ऑफ 4 है ना, कि 4 बैक्टीरिया स्क्वायर शेप के अंदर हैं, और अगर 8 बैक्टीरिया क्यूब बना लें तो प्यारे बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं क्या? बोलिए। तो अगर 8 बैक्टीरिया एक क्यूब के अंदर आ जाएं तो वो सारसीना अरेंजमेंट है। सारसीना वैसे बंडल को कहते। स्टेफलो की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों याद रखना ग्रेप को कहते हैं। तो हम कहते हैं अगर इर्रेगुलर प्लेन्स के अंदर ये बैक्टीरिया मौजूद हों, जैसे ग्रेप का कोई गुच्छा होता है बेटे, खोशा होता है, ऐसे यानी इर्रेगुलर प्लेन्स के अंदर हों तो इन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? स्टेफलोकोकाई। अब आप बताइए, अगर डिप्लोकोकाई ऑप्शन में हो, स्ट्रेप्टोकोकाई, टेट्राड, सारसीना, तो 3 प्लेन के अंदर कौन है? सारसीना। 2 प्लेन के अंदर कौन है? टेट्राड। 1 प्लेन में ये दोनों होते हैं। फिर ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्क्वायर ऑफ 4 कौन है? टेट्राड है। क्यूब ऑफ 8 कौन है? तो वो सारसीना है। इर्रेगुलर प्लेन्स के अंदर जो मौजूद है वो कौन? स्टेफलोकोकाई। अब बैसिलस की बात करेंगे। बैसिलस सिंगुलर है बैसिलाई का। हम कहते हैं वॉकिंग स्टिक को बोलते। तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे? बैसिलस बोल देंगे। अगर तो सिंगल है तो आप तो सिंपली उसको बोल दीजिए क्या? बैसिलस ही बोल दीजिए। अगर तो प्यारे बच्चों 2 बैक्टीरिया हों 1 प्लेन में रॉड शेप्ड, तो जैसे यहां पर था डिप्लोकोकाई, यहां पर हो जाएगा कौन? डिप्लोबैसिलाई। फिर प्यारे बच्चों मोर देन 2 बैक्टीरिया, उन्हें बोल देंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। अब देख लीजिए जरा कैसे। ये आपके सर ने एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बना दिया 1। अगर तो प्यारे बच्चों 2 होंगे और होंगे भी 1 प्लेन में, तो हम इन्हें बोल देंगे क्या? डिप्लोकोकाई। अगर तो मोर देन 2 हो और 1 प्लेन में हो तो आप बताइए इसे क्या बोलोगे? स्ट्रेप्टोकोकाई बोल देंगे। स्ट्रेप्टो कहते चेन को। अब ये जो हेलिकल शेप्ड बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर भी 3 फॉर्म्स आपको मिलती हैं, और वो 3 फॉर्म्स कौन कौन सी हैं उन्हें देख लीजिए। एक को प्यारे बच्चों हम लोग बोलते हैं
विब्रियो। एक को हम लोग कहते हैं स्पाइरोकीट, एक को कहते हैं स्पाइरलम। अब विब्रियो के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं ये रॉड शेप्ड और हेलिक्स के बीच की कोई हालत है कि एक ही टर्न इसके अंदर होता है और वो कुछ ऐसे, यानी कोमा शेप्ड बैक्टीरिया। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, विब्रियो। कीटी कीटा, सीटी सीटा क्या होता है, जैसे प्लांट्स के अंदर आप पढ़ते हैं फुट सीटा एंड कैप्सूल, तो सीटा क्या होता है। इसी तरह से आपने अर्थवर्म के अंदर भी सीटा सीटी कीटा कीटी आपने पढ़े। इसकी एटमोलॉजी स्टिफ हेयर है, और हेयर कैसा होता है, थिन फ्लेक्सिबल होता है। तो याद रखना, थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल बैक्टीरिया स्पाइरोकीट, और थिक रिजिड स्पाइरल बैक्टीरिया स्पाइरलम उसको बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इकोलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैसिलाई, एस्करेशिया कोलाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैसिलाई, फिर ऐसे ही डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये तो नेम से इंडिकेट होता कौन है, कोकाई है। फिर ऐसे ही हाइफोमाइक्रोबियम, वो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया है। और स्टेफलोकोकस ओरियस, कोकस से इंडिकेट होता है कि वो कौन है, कोकाई बैक्टीरिया। और ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शेप में चेंज आता रहे उन्हें क्या कहते, प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। प्लियोमेनी को कहते, मॉर्फ शेप को कहते। ये 3 बेसिकली मेजर शेप्स थी, और शेप्स भी होती हैं लेकिन वो इस कदर कॉमन नहीं है। जैसे कुछ स्टार शेप्ड होती हैं, कुछ शीथ होती हैं, तो ये डिफरेंट शेप्स के हवाले से बात होती है। साइज के हवाले से बात हो चुकी, शेप के हवाले से बात हो चुकी। अब आइए जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स, इन पे हम लोग बात करेंगे। मैं सेल इन्वेलप की बातें बाद में करूंगा, जो यहां पर इस पोर्शन के अंदर बातें आ सकती हैं, सबसे पहले उनकी बात सुन लीजिए। आइए बात करते हैं सबसे पहले फ्लैजेलम की। याद रखिए, फ्लैजेलम की एटमोलॉजी है विब। हंटर को कहते, चाबुक को बोलते ताजियाना। वो कोचमैन के हाथ में जो होता है कि स्टिक रबड़ सी अटैच होती है, उसे फ्लैजेलम कहते। फ्लैजेलम की एटमोलॉजी है विप लाइक स्ट्रक्चर। और प्यारे बच्चों, फ्लैजेलम के अंदर जो प्रोटीन है उसे क्या बोलोगे, फ्लैजेलिन। आसान सी बात है कि फ्लैजेला के अंदर जो प्रोटीन है उसे बोल देंगे फ्लैजेलिन। और याद रखो, यूकैरियोटिक फ्लैजेला में जो प्रोटीन है ट्यूबुलिन, लेकिन बैक्टीरिया में चूंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं होती है, तो प्यारे बच्चों प्रोकैरियोटिक फ्लैजेलम के अंदर जो प्रोटीन है वो फ्लैजेलिन है, यानी इन फ्लैजेला। आसान सी बात है। अब हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला, क्लासिफिकेशन कर दी किसकी, बैक्टीरिया की। प्यारे बच्चों, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, एट्राइकस बैक्टीरिया। बारी बारी देख लेंगे इन सबको। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके सर बता रहे हैं क्या, एट्राइकस बैक्टीरिया। याद रखिए, ए विदाउट को कहते, ट्राइका हेयर को कहते। तो हेयर की बजाय हमने फ्लैजेलम के साथ एसोसिएट किया, यानी हैविंग नो फ्लैजेला, नो फ्लैजेलम, उन्हें क्या कहते, एट्राइकस बैक्टीरिया। और आपने याद रखना है, कोकाई बैक्टीरिया, यानी ये जो स्फेरिकल इन शेप होते हैं, रेयरली कंटेन फ्लैजेला। तो ये रेयरली मोटाइल होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करता है फ्लैजेलम। फिर प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ एक फ्लैजेलम होता है, उसे बोलते हैं मोनोट्राइकस। मोनो वन को कहते। ट्राइका की एटमोलॉजी हेयर है, हमने फ्लैजेलम के साथ एसोसिएट किया। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया की बात की जाए
तो प्यारे बच्चों इनके पास सिर्फ एक ही फ्लैजेला होता, जैसे आपके सर यहां पर बना रहे। फिर कुछ होते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया, लोफोटफ्ट को कहते। तो हम कहते हैं ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास टफ्ट ऑफ फ्लैजेला हो और वो वन पोल पर अटैच होते हैं, उन्हें क्या बोलते? उन्हें बोलते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। यानी प्यारे बच्चों टफ्ट ऑफ फ्लैजेला हो और सिर्फ वन पोल पे, उन्हें हम लोग बोलते हैं क्या? लोफोट्राइकस। फिर कुछ होते हैं जिन्हें बोलते हैं एम्फीट्राइकस। एम्फी बोलिए तो क्या? डुअल को कहते, जैसे एम्फीबियन। ट्राइका फ्लैजेला को कहते। इफ टफ्ट ऑफ फ्लैजेला is present at both poles, then such type of bacteria is known as Lophotrichus bacteria। दोनों पोल पर होना चाहिए। और प्यारे बच्चों अगर अराउंड दी होल बॉडी हो, उन्हें कहते हैं पेरीट्राइकस। पेरी कहते अराउंड को, ट्राइका हियर को कहते। अराउंड होल बॉडी हो तो उसे बोलते हैं क्या? पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। जैसे यहां पर आप देख लीजिए, और प्यारे बच्चों ये पूरी बॉडी के अराउंड में फ्लैजेला। तो ये जो कंडीशन है इसे पेरीट्राइकस कंडीशन। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं क्या? पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। अब याद रखिए इस फ्लैजेलम का काम है क्या? मोटिलिटी, लोकोमोशन के अंदर ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। दूसरा एक प्रोसेस जो खास तौर पर जिक्र करते हैं इसके साथ, वो कीमोटैक्सिस है। याद रखिए कीमोकेमिकल्स को कहते, टैक्सिस डायरेक्टेड मूवमेंट को कहते। तो डायरेक्टेड मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स इज नोन एज कीमोटैक्सिस। तो प्यारे बच्चों याद रखना, कोकाई बैक्टीरिया रेयरली कंटेन फ्लैजेला, रेयरली शो मोटिलिटी, रेयरली शो कीमोटैक्सिस। और यही बातें आप ए ट्राइकस बैक्टीरिया के हवाले से भी बोल सकते हैं। अब फ्लैजेलम के साथ ही हम लोग पढ़ लेंगे किसको? पिल्लाई को। और याद रखो पिल्लाई की एटमोलॉजी भी हेयर है, लेकिन डिफाइन किस तरह से कर रहे होते हैं? हम कहते हैं होलो। कैसी शायराना बातें हैं बेटे ये कि होलो है। फिर नॉन हेलिकल। नॉन हेलिकल का क्या मतलब है? स्ट्रेट है। और फिर फिलामेंटस, फिलामेंट की तरह की। अपेंडेजेस, अपेंडेजेस क्या होती हैं? हम कहते हैं आउटग्रोथ को कहते। ये आउटग्रोथ है किसकी? अपेंडेजेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप सेल मेम्ब्रेन बोल दीजिए, एक ही बात है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्यारे बच्चों इनका जो फंक्शन है वो क्या? हम कहते हैं किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट के अंदर भी हेल्प करेंगे, और जेनेटिक मटेरियल या प्लाज्मिड के हवाले से, उसके एक्सचेंज के हवाले से भी बात कर रहे होते हैं। हम कहते हैं ट्रू पिल्लाई ये बेसिकली मौजूद होती हैं किसके पास? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास। और ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस के अंदर हेल्प करती है, और वो बेसिकली क्या है? उसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू एन अदर थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, थ्रू सेक्स पिल्लाई इज नोन एज कॉन्जुगेशन। जैसे प्यारे बच्चों अगर ये कोई एक बैक्टीरिया है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन की कुछ आउट ग्रोथ है, तो ये दूसरा बैक्टीरिया। तो प्यारे बच्चों होगा क्या? हम कहते यहां से प्लाज्मिड इस डोनर बैक्टीरियम से इस वाले बैक्टीरियम के अंदर जो आता है, ये इस डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू आता है, इस साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के थ्रू आता है। जिन पिल्लाई के थ्रू आता है उन्हें सेक्स पिल्लाई बोलते हैं।
आप बताइए ये जो कॉन्जुगेशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि नहीं? याद रखिए ये रिप्रोडक्शन ही नहीं है। रिप्रोडक्शन क्या होती है? अ प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस न्यू जनरेशन। ये पहले भी दो थे, इस प्रोसेस के बाद भी दो ही रहेंगे। न्यू जनरेशन तो नहीं आई है, तो ये रिप्रोडक्शन ही नहीं है। पिल्लाई को याद रखना ये मोटिलिटी में हेल्प नहीं करता, तो फिर कौन करता है? वो फ्लेजेलम करता है। फिर प्यारे बच्चों बात करेंगे किसकी? सेल मेम्ब्रेन की। आइए ये बातें करते जाएं, सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात करेंगे। और ये आपने पहले भी सेल बायोलॉजी के अंदर पढ़ लिया कि सेल के अराउंड में जो मेम्ब्रेन कवरिंग होगी उसको सेल मेम्ब्रेन ही बोलोगे ना। और प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। लिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों कोई खास बात भी है, ये आपको याद आती होगी ऐसे, लिपिड बाइलेयर है और फिर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं मोज़ेक फैशन के अंदर। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स और ये टेल हाइड्रोफोबिक हैं और स्टेबिलिटी इन हाइड्रोफोबिक टेल्स की वजह से, इनकी आपस में इंटरेक्शन की वजह से, और यहाँ पर आपके सर ने ये प्रोटीन बना दी। लेकिन प्यारे बच्चों याद रखना ये जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है इसमें कोलेस्टेरोल नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में कोलेस्टेरोल होता है। सेल मेम्ब्रेन बहुत डेलिकेट होती है, अगर ये डैमेज हो जाए तो पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो सेल मेम्ब्रेन, अब इस सेल मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड कुछ और कंपोनेंट्स हैं, उनकी बात आपको बतानी है। फॉर एग्जांपल मीजोसोम की बात कर लीजिए, मीजो मिडल को कहते, और सोम की बात कीजिए तो सोम क्या होता है? बॉडी को बोलते, मिडल बॉडी। यानी अगर ये कोई बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन है, उसकी इनवेजिनेशन से मिडल में एक बॉडी बनती है। और प्यारे बच्चों ये जो बॉडी बनी है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? मीजोसोम। मीजो मिडल को कहते, सोम बॉडी को कहते, मिडल बॉडी इज नॉन एज मीजोसोम। सेल मेम्ब्रेन की इनवेजिनेशन से बनती है तो हम इसे कहते हैं क्या? मीजोसोम। अब इस मीजोसोम की बात की जाए तो शेप देखिए कैसी है, या तो ये ट्यूबुलर हैं जो आपके सर ने शो कर दी, ट्यूबुलर, या प्यारे बच्चों ये आपको मिलेंगी कैसी? वेजिकुलर भी हैं। अब वेजिकुलर कैसे हो जाएंगी? हम कहते हैं ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हो जाएगा ऐसे। फिर प्यारे बच्चों कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें बोलते हैं लामेली। ये क्या है? इसकी एटमोलॉजी प्लेट है, या प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर बनता है। अब मैं इसको वन प्लेन के अंदर आपको कैसे दिखाऊं? तो प्यारे बच्चों लमेली प्लेट को कहते, प्लेट की तरह का स्ट्रक्चर है। अब प्यारे बच्चों याद रखना इन मीजोसोम से लिंक्ड होते हैं एंजाइम्स। रेस्पिरेटरी चेन जो एरोबिक बैक्टीरिया में हो रही है, उस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो लिंक्ड हैं किससे? मीजोसोम से। तो हम कहते हैं मीजोसोम रेस्पिरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही। इसका मतलब ये भी है कि चूंकि सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिनेटेड स्ट्रक्चर है तो सेल मेम्ब्रेन रेस्पिरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। फिर प्यारे बच्चों इसी मेम्ब्रेन से एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन की ट्रांसपोर्टेशन होती है। वो बैक्टीरिया जो डीकंपोजर्स हैं वो एंजाइम्स को बाहर सिक्रेट करेंगे कहां से? हम कहते हैं इन्हीं मीजोसोम्स के थ्रू, मेम्ब्रेन के हवाले से। फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनके ऊपर हो रही होती है। तो प्यारे बच्चों फिर मेम्ब्रेन से कुछ राइबोसोम्स भी तो लिंक्ड होते हैं, तो ये भी उनके फंक्शंस के अंदर शामिल। अब आइए चूंकि राइबोसोम की बात हुई है तो आइए फिर बात कर लें राइबोसोम की। याद रखिए राइबो ग्रेनुलर को कहते, सोम बॉडी को कहते। साइंटिस्ट ने सेल के अंदर देखा कुछ ग्रेनुलर बॉडीज दिखाई दी तो नाम रख दिया गया क्या?
राइबोसोम। फंक्शन आप बता दीजिए। प्रोटीन सिंथेसिस इनका फंक्शन है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इज राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो बायोलॉजिकल टर्म है वो क्या? ट्रांसलेशन, यानी आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, तो ये राइबोसोम ट्रांसलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये बात भी क्लियर हो गई आपको। अच्छा प्यारे बच्चों, ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, इनमें तकरीबन 60% प्रोटीन होती है और 40% आरएनए। और आरएनए कौन सा? राइबोसोमल आरएनए बोलेंगे, न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। इसके बाद आ जाइए, बात करेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की। यह साइटोप्लाज्म के अंदर भी मौजूद होते हैं और मेम्ब्रेन से लिंक्ड भी होते हैं। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, याद रखिए, मैट्रिक्स मैटर को कहते, हर वो चीज जो जगह घेरती है, वजन रखती है। मैट्रिक्स। साइटोसेल को कहते, प्लाज्म फ्लूइड को कहते। प्यारे बच्चों याद रखना है कि अगर आपके सर ने ये एक बैक्टीरियल सेल बनाया तो सेंटर में आपको मिलेगा कौन? न्यूक्लियोइड। अब ये क्या होता है, इस पे भी बात करेंगे कुछ देर में। तो हम कहते हैं न्यूक्लियोइड से लेकर ये सेल मेम्ब्रेन तक जो स्ट्रक्चर भी है, इन सारों को मिलाकर बोलिए तो इसे बोलते हैं क्या? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स की जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है। यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के हवाले से बात की जाए, वहां पर ट्रू सॉल्यूशन भी मिलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन भी मिलता है, लेकिन यहां पर पूरी की पूरी कोलाइडल यानी जेल लाइक कंसिस्टेंसी होती है। इसके अंदर स्टोरेज बॉडीज भी होती हैं, इनके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट भी मौजूद होते हैं, राइबोसोम्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। और फिर आइए अब बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड, वैसे न्यूक्लियो न्यूक्लियस को कहते, ऑइड बोलिए तो क्या? लाइक को बोलते हैं, न्यूक्लियस लाइक। तो याद रखिए प्रोकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस तो नहीं होता है, तो उसकी जगह पर फिर क्या होता है? हम कहते हैं न्यूक्लियोइड होता है। और ये क्या है? हम कहते ये सिंगल मॉलिक्यूल होता है लेकिन डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। तो प्यारे बच्चों इसे क्या बोलते? न्यूक्लियोइड। क्या होता है? सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। भाई सर्कुलर इसलिए होता है कि दोनों एंड्स मिले हुए होते हैं, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, उसके दोनों एंड्स फ्री होते हैं। ये सिंगल मॉलिक्यूल है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 चेन्स है, और सर्कुलर होता है। अब याद रखना, सेल ग्रोथ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस पे है? न्यूक्लियोइड पे है। सेलुलर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं उन्हें कंट्रोल करता है कौन? न्यूक्लियोइड करता है। तो याद रखिए, इसे हम ना क्रोमोसोम नहीं कहते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम इज डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। लेकिन चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती हैं, तो इसीलिए हम फुल प्रोटोकॉल के साथ इसके न्यूक्लियर मटेरियल को क्रोमोसोम नहीं बोल सकते। इसीलिए न्यूक्लियोइड के कुछ और भी नेम हैं। क्या? इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मटेरियल, या आप बोल दीजिए क्या क्रोमाटिन मटेरियल भी कहते। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? क्रोमाटिन मटेरियल भी बोलते, या इसी को बोलते हैं क्या? न्यूक्लियर रीजन भी बोलते हैं। प्यारे बच्चों ये बात क्लियर है? राइबोसोम के हवाले से बताइए, प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो कितने एस होते हैं? हम कहते हैं 70 एस होते हैं। और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें देख लीजिए, लार्जर सब यूनिट 50 एस है, स्मॉलर 30 एस होता है।
और इनके मिलने से फिर 70S राइबोसोम। अब आइए बात करेंगे किसकी, प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड क्या होता है? हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। याद रखिए ये क्रोमेटिन मटेरियल के सिवा होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, तो इसे प्लाज्मिड कहते। ये प्लाज्मिड जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। और फिर प्यारे बच्चों इसी के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं, इसी के पास ड्रग रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं, इन्हीं के पास इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। तो इनका तो यही फंक्शन है जो आपको बता दिया। और याद रखना कॉन्जुगेशन में जो एक्सचेंज होता है वो किसका, प्लाज्मिड का होता है। और प्लाज्मिड्स वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग सेक्स लाइफ ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, यानी ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। ये प्लाज्मिड के हवाले से बात थी। अब आइए कुछ और बातें भी हैं जो आपको बतानी है, यानी बात है स्लाइम की, बात है कैप्सूल की। तो सबसे पहले बात आपको बता रहा हूं किसकी, कैप्सूल की। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, स्लाइम की। और इन दोनों को मिलाकर आप बोलिए तो इन्हें ग्लाइकोकैलिक्स कहते। याद रखिए ग्लाइको तो कार्बोहाइड्रेट्स को कहते, कैलिक्स कवरिंग को कहते हैं। तो यह सेल वॉल के भी अराउंड में कवरिंग की सूरत में, या तो क्या, और कार्बोहाइड्रेट यानी मेन केमिकल कंपोजिशन की बात कीजिए तो ये पॉलीसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग है, या प्रोटीन भी होती है। तो प्यारे बच्चों यानी कार्बोहाइड्रेट तो है ही, साथ में प्रोटीन भी है। लेकिन एक बुक ने ऐसे लिखा कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं या सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं या दोनों हो सकते हैं। लेकिन ग्लाइकोकैलिक्स से इंडिकेट होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट तो लाजमी होता है। कैप्सूल आपको मालूम है भाई शेप ऐसी होती है, इसीलिए नाम रख दिया क्या, कैप्सूल। और स्लाइम की एटमोलॉजी स्लिपरी है। कैप्सूल की नेचर के हवाले से बात की जाए तो गमी नेचर होती है, और स्लाइम के हवाले से बात की जाए तो स्लिपरी नेचर होती है। तो हम कहते हैं इन दोनों की वजह से पैथोजेनिसिटी बढ़ती है। और वैसे किताबों ने स्पेसिफिकली स्लाइम के हवाले से लिखा है, यानी दोनों के अंदर तकरीबन एक सी बातें हैं। जो एक फर्क है वो क्या, टाइटली बॉन्डेड अगर होगा कैप्सूल है, लूजली अटैच्ड होगा तो स्लाइम है। यह सरफेस के साथ अटैचमेंट के अंदर भी हेल्प कर रहे होते हैं। इन्हीं की वजह से बैक्टीरियल पैथोजेनिसिटी इंक्रीज हो रही होती है। जैसे आपने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी उसकी 2 फॉर्म्स पढ़ी थी, एक स्मूथ फॉर्म होती है, एक रफ फॉर्म होती है। तो स्मूथ फॉर्म के पास पॉलीसैकेराइड कोट होता है। वो पॉलीसैकेराइड कोट क्या है, कैप्सूल ही तो होता है। स्लाइम की बात की जाए लूजली अटैच्ड हो स्लाइम है, टाइटली बॉन्डेड हो तो कैप्सूल होता है। प्यारे बच्चों जब एनवायरमेंटल कंडीशंस सूटेबल ना रहें तो बैक्टीरिया अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ तो करेगा। तो हम कहते हैं बैक्टीरिया स्पोर की फॉर्मेशन करता है। स्पोर की वैसे एटमोलॉजी सीड है, लेकिन याद रखिए होता क्या है, हम कहते हैं या तो एंडोस्पोर बनता है अगर विद इन सेल बने, या अगर सेल से बाहर आउट ग्रोथ की सूरत में एक बर्ड की सूरत में बने तो वो एक्सोस्पोर है। होता है इस तरह से कि ये जो न्यूक्लियर मटेरियल यानी विद इन सेल वॉल ये मेम्ब्रेन डिवाइड कर रही होती है। और प्यारे बच्चों ये जो न्यूक्लियर मटेरियल इसके बाहर एक मेम्ब्रेन आती है, फिर एक और मेम्ब्रेन आ जाएगी, और इन दोनों के बीच में पेप्टिडोग्लाइकेन आ जाएगी, और बाहर की तरफ बहुत ज्यादा प्रोटीनेशियस लेयर आती हैं। तो प्यारे बच्चों ये रेजिस्टेंट बॉडी बनती है। आप बताइए क्या इसका फंक्शन रिप्रोडक्शन है? याद रखिए इसका फंक्शन रिप्रोडक्शन नहीं है।
अनफेवरेबल कंडीशन को पास करना, अनफेवरेबल कंडीशन को बियर करना, ये इसका फंक्शन है। अब प्यारे बच्चों, स्पोर के हवाले से बात की जाए, ये पीएच रेजिस्टेंट भी होता है, ये डेजिकेशन रेजिस्टेंट भी होता है, ये हीट रेजिस्टेंट भी होता है। और फिर अब आइए, जब लेट स्टेज ऑफ ग्रोथ होती है, यानी जब डेथ डिक्लाइन फेज आती है, जब बैक्टीरिया की डेथ होना शुरू हो जाए, यानी एनवायरमेंटल इंसल्ट हो, एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, एनवायरमेंटल कंडीशन सूटेबल ना रहें, तो फिर स्पोर की फॉर्मेशन होती है। और याद रखिए, जब डिफरेंशिएशन ऑफ सेल हो रही होती है, उस वक्त इनके अराउंड में एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, उसे सिस्ट कहते। याद रखिए, सिस्ट ये सारे बैक्टीरिया के अराउंड के अंदर बनती है। सिस्ट में और स्पोर में क्या फर्क होता है? याद रखिए, सिस्ट तो एक्सटर्नल एक कवरिंग की सूरत के अंदर है, लेकिन स्पोर इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। और इंपॉर्टेंट बात आपने याद ये रखनी है कि ये जो सिस्ट है, ये हीट रेजिस्टेंट नहीं होता है। अगर मिल्क को बॉयल कीजिए और उसमें स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया भी है और सिस्ट कंटेनिंग बैक्टीरिया भी है, तो याद रखिए, जो स्पोर हैं ये तो सरवाइव करेंगे क्योंकि स्पोर हीट रेजिस्टेंट हैं, लेकिन जिन बैक्टीरिया के पास सिस्ट होगी उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। प्यारे बच्चों, ये काफी ज्यादा बातें आपने पढ़ ली। अब जो 4 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको बात बतानी है। आप बताइए, ये जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ये सारे के सारे नेम से इंडिकेट होता है यूनिसेलुलर है। एक सेल होने के लिए ना कुछ कंडीशंस होती हैं, वो बताइए जरा क्या है। हम 3 कंडीशंस के हवाले से बात कर रहे होते हैं। पहली कंडीशन तो ये होती है कि सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। दूसरी बात हम कर रहे होते हैं कि साइटोप्लाज्म होना चाहिए, ये तो है इनके पास। फिर न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियोइड की सूरत के अंदर जो मौजूद है, ये होना चाहिए। और प्यारे बच्चों, याद रखना, ये 3 कंपोनेंट्स ऐसे जो सारे बैक्टीरिया के अंदर आपको मिलेंगे। एक और कंपोनेंट आपको बता रहा हूं, यह भी सारे बैक्टीरिया में है, और वो क्या है? राइबोसोम। यह भी सारे बैक्टीरिया के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन याद रखिए, स्लाइम किसी में होगी, किसी में नहीं। कैप्सूल किसी में होगा, किसी में नहीं। फ्लैजेला किसी में होगा, किसी में नहीं। सेल वॉल किसी के अंदर होगी, किसी के अंदर नहीं भी होगी। फिर इसी तरह से प्लाज्मिड किसी के अंदर होगा, किसी के अंदर नहीं। लेकिन याद रखना, न्यूक्लियोइड सभी के अंदर होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सेल वॉल के हवाले से है। जैसा कि आपको मालूम है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ साइज हमने पढ़ ली है। शेप के हवाले से भी बात हो गई। सेलुलर स्ट्रक्चर के हवाले से बात कीजिए, स्लाइम, कैप्सूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, स्पोर, सिस्ट। तो एक जो बात रह गई है इसमें, आइए उसकी बात करते। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। याद रखिए, ये सेल मेम्ब्रेन के अराउंड में एक वॉल होती है, एक दीवार होती है, इसीलिए तो नाम रखा है सेल वॉल। अब सेल वॉल के हवाले से बात कीजिए तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके पास नहीं होती है, और वो जो जीनस है जिनके पास सेल वॉल ही नहीं है, बैक्टीरिया का वो जो ग्रुप है उसे माइकोप्लाज्मा कहते। फिर प्यारे बच्चों, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कुछ ऐसे भी होती है। कुछ बैक्टीरिया को आपने बोला है आर्कियो बैक्टीरिया, आर्कियो एंशिएंट को कहते, बैक्टीरिया को कहते एंशिएंट बैक्टीरिया। फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें कहते यू बैक्टीरिया, यू बोलिए तो क्या? ट्रू को कहते। अब इसका क्या मतलब हुआ? प्यारे बच्चों, ये जो आर्कियो बैक्टीरिया, क्या इनके ऊपर कोई मॉडल लिखा होता है कि ये 1985 मॉडल है?
तो आर्कियोबैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया। यानी याद रखिए इनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल है। और भी बहुत सारी बातें हैं। याद रखिए ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल के अंदर अगर आपको पेप्टिडोग्लाइकेन मिल जाए उसे यू बैक्टीरिया कहना, और पेप्टिडोग्लाइकेन ना हो, प्रोटीन हो, ग्लाइकोप्रोटीन हो, पॉलीसैकेराइड हो तो वो आर्कियोबैक्टीरिया। यानी अगर आपके हाथ पे कोई बैक्टीरिया रख दिया जाए, इन तीनों में से कोई एक हो, तो आप क्या देखेंगे? अगर तो सेल वॉल नहीं है तो फिर आप बता दीजिएगा ये माइकोप्लाज्मा है। और सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन हो, ग्लाइकोप्रोटीन हो, पॉलीसैकेराइड हो तो आप कहना आर्कियोबैक्टीरिया। पेप्टिडोग्लाइकेन ना हो, लेकिन अगर पेप्टिडोग्लाइकेन है तो वो यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया की फर्दर क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। क्रिस्टियन ग्राम ने बैक्टीरिया को स्टेन किया, जब रंग दिया तो डिफरेंट रंग आए, उनकी बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी। बैक्टीरिया को जब स्टेन किया और जो पहले स्टेन से रंगे गए उन्हें कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, कंप्लीट प्रोसीजर करने के बाद। और फिर जिन्होंने पहली डाई को प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद रिटेन न किया, बल्कि सेकेंड डाई से वो उनकी स्टेनिंग हुई, तो उन्हें कह दिया क्या? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब प्यारे बच्चों, ये जो फर्क है स्टेनिंग के हवाले से, ये बेसिकली सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन की वजह से है। पहली डाई जो ग्राम साहब ने इस्तेमाल की है वो क्या थी? क्रिस्टल वायलेट थी। वायलेट से कुछ पर्पल वाली फीलिंग आती है। ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये कंप्लीट स्टेनिंग के बाद इनका कलर पर्पल आ गया, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनको जो डाई दी वो सैफरानिन है और पिंक से कलर की होती है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो कलर वो पिंक आ गया। अब हमने इसी हवाले से बात करनी है, यानी सबसे पहले जो इसका कलर है इसके हवाले से बात होगी। फिर नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, नंबर ऑफ मेजर लेयर्स, इसके हवाले से बात करेंगे। फिर हम लोग केमिकल कंपोजिशन में देखेंगे किसको? पेप्टिडोग्लाइकेन को। पेप्टिडोग्लाइकेन के बाद फिर हम बात करेंगे लिपिड्स की। फिर बात होगी टिकोइक एसिड की, या आप बोल दीजिए क्या? लिपोटिकोइक एसिड की। बात करेंगे लिपोपोलीसैकेराइड की। और फिर लिपोप्रोटीन के हवाले से भी तो बताना आपको। फिर ओवरऑल थिकनेस, फिर आउटर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। इसके बाद फिर हमने बात करनी है परमेबिलिटी की। फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस पे बात करेंगे। अब प्यारे बच्चों जरा देख लीजिए, हम कहते अगर आपके सर ने ये 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बनाया और इधर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब जरा देख लीजिए, होता ऐसे है, इसमें बहुत ज्यादा आपको मिलेगी क्या? पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी बहुत ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकेन है। लेकिन यहां पर आपको थोड़ी सी मिलेगी क्या? पेप्टिडोग्लाइकेन
और आपको बाहर की जानिब एक और लिपिड बाइलेयर मिलेगी और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होंगे कुछ इस तरह से। और यहाँ पर पेप्टिडोग्लाइकेन की बात कीजिए तो वो थोड़ी थोड़ी सी आपको मिलेगी। अब आइए, सबसे पहले जो कलर है, कंप्लीट स्टेनिंग के बाद जो कलर आता है, इसके अंदर आता है कैसा, हम कहते हैं पर्पल कलर है। और प्यारे बच्चों, अगर आप इसके हवाले से बात कीजिए तो हम कहते हैं इनका फाइनल कलर जो आएगा वो कैसा है, वो पिंक होता है। अब नंबर ऑफ मेजर लेयर्स के हवाले से बात कीजिए तो आप देखिए यहाँ पर अगरचे पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत ज़्यादा है, लेकिन नंबर ऑफ लेयर्स के हवाले से बात कीजिए वो तो एक ही है। तो हम कहते सिर्फ वन मेजर लेयर होती है। और इसमें आप देखिए एक पेप्टिडोग्लाइकेन की भी मिलेगी और साथ में एक आउटर मेम्ब्रेन भी तो है। तो टू मेजर लेयर्स यहाँ पर होती हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन के हवाले से बात कीजिए तो यहाँ पर लिखा है 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ सम सेल और इसमें 10%। और इन वैल्यूज के हवाले से वेरिएशन है। तो आपसे किस तरह से पूछेगा कि भाई मोर पेप्टिडोग्लाइकेन किस में, इस तरह से पूछ लेगा। लेस पेप्टिडोग्लाइकेन किस में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। लिपिड्स के हवाले से आप बताइए ग्राम पॉजिटिव में ज्यादा होंगे कि नेगेटिव में। तो नेगेटिव में ज्यादा ही होंगे क्योंकि आउटर लिपिड बाइलेयर आती है। और यहां पर चूंकि कोई ऐसी नहीं है तो लेस मिलते हैं, यानी जैसे किताब ने लिखा है कि 1 to 4% लिपिड्स। और यहां पर प्यारे बच्चों बात कीजिए, हम कहते 8 to 11% है। 8 to 11%, यानी याद आपने ऐसे रखना है कि इधर लेस है इधर मोर है। इन वैल्यूज के हवाले से वेरिएशन है, इसीलिए वो लेस और मोर के हवाले से पूछ लेंगे। अब इनके हवाले से एमसीक्यू पूछा करते। याद रखना टिकोइक एसिड आपको नहीं मिलेगा किसमें, हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। लिपोटिकोइक एसिड भी आपको नहीं मिलेगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, लेकिन टिकोइक एसिड, लिपोटिकोइक एसिड ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। फिर लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोप्रोटीन आपको नहीं मिलेंगी किसमें, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, लेकिन लिपोप्रोटीन और लिपोपॉलीसेकेराइड ये आपको ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल के अंदर मिल जाएंगी। ओवरऑल थिकनेस की बात कीजिए तो प्यारे बच्चों हम कहते इसकी थिकनेस ज्यादा होती है और इसकी थिकनेस कम होती है। अब इसकी जो थिकनेस ज्यादा वो कितनी है, तो किताब ने कुछ ऐसे लिखा कि 20 to 80 नैनोमीटर इन थिकनेस है, लेकिन यहां पर जो लिखा गया वो क्या, 8 to 11 नैनोमीटर इन थिकनेस होती है। आउटर मेम्ब्रेन के हवाले से अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर आपको आउटर मेम्ब्रेन नहीं मिलती है, लेकिन यहां पर ग्राम नेगेटिव के हवाले से बात कीजिए तो आउटर मेम्ब्रेन मिलती है। फिर परमेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे। आप बताइए ज्यादा परमिएबल कौन है, हम कहते हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि वहां पर लिपिड बाइलेयर नहीं है तो कोई रोक टोक नहीं है, तो हम कहते हैं ये मोर परमिएबल है। और ये क्या, लेस परमिएबल होती है लिपिड बाइलेयर के आने की वजह से। पेरिप्लाज्मिक स्पेस के हवाले से बात कीजिए, हम कहते हैं स्पेस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल, लेकिन यहां पर तो आउटर वॉल, आउटर मेम्ब्रेन कोई होती ही नहीं। तो कुछ जगहों पर ऐसे लिखा गया कि ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस, बेसिकली वो इनर वॉल जोन होता है, लेकिन किताब ने लिखा कि प्रेजेंट इन सम, तो आप लिख लीजिए यहां पर प्रेजेंट इन सम। और याद रखिए यहां पर हम कहते हैं प्रेजेंट इन ऑल। तो प्यारे बच्चों ये आज का टॉपिक मुकम्मल हो गया।
आज हमने पढ़ लिया साइज ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरिया। आप इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।